हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत हैं? उम्मीद है ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक के अंदर हमने बॉयल लॉ को काफ़ी कंसेप्चुअल तरीके से डिस्कस किया था। अगर आपने वो मेरे वीडियो नहीं देखा तो आप उसको लाजमी देखें। डियर स्टूडेंट्स, चार्ल्स लॉ को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये लॉज वैसे तो बड़े सिंपल लगते हैं, लेकिन जब इसके ऊपर MCQs आते हैं तो मोस्ट स्टूडेंट वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को लाजमी तौर पर वीडियो को एंड तक देखा करें। इसमें काफ़ी डिटेल मैंने दी हुई होती है, कंसेप्चुअल चीज़ें दी होती हैं, यानी इसके ऊपर जिस किस्म के MCQs आए तो आप उसको आसानी से पिक कर सकेंगे। तो काइंडली वीडियोस को एंड तक देखा करें, और अगर वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो उसको लाजमी तौर पर लाइक और सब्सक्राइब भी किया करें। यहीं से हमें एनर्जी मिलती है और हम इससे भी इंशाल्लाह बेस्ट वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। तो स्टूडेंट, चार्ल्स लॉ, हमारे पास एक साइंटिस्ट चार्ल्स ने 1787 के अंदर आपको इंट्रोड्यूस करवाया। और ये जो लॉज है, दिस लॉ गिव्स अस अ रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम of a fixed mass of a gas and absolute temperature at constant pressure। अगर आप इनकी स्टेटमेंट लिखना चाहें तो स्टेटमेंट कुछ इस किस्म की है। इसकी जो डेफिनेशन हम कहते हैं कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर एज लॉन्ग एज प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस रिमेन कांस्टेंट। कि ये रिलेशन हमें जस्ट प्रेशर, वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के अंदर आपको रिलेशन देता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। इसकी सिंपल एग्जांपल्स आप ऐसे ले सकते हैं कि अगर आपने बैलून देखे हों, जो हमारे पास जो बैलून होते हैं, मोस्टली अगर आप उसको धूप में रखें, ये बैलून, अगर इसको थोड़ा सा मैंने कैसे बना दिया, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से बना सकते हैं। बैलून जो होते हैं, अगर आप इसको भर दें और उसको थोड़ी देर के लिए धूप पर रखें तो ये मोस्टली बस्ट हो जाते हैं। या अमूमन आपने देखे होंगे कि गर्मियों के सीजन्स के अंदर मोस्टली जो कंटेनर्स होते हैं, इनके टायर बस्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन्होंने तो फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ गैस उसके अंदर भरी हुई होती है, लेकिन जब रोड पे चल रहे होते हैं तो ज़्यादा हीट होने की वजह से, हीट ज़्यादा होने की वजह से उसके वॉल्यूम में मज़ीद इजाफा हो जाता है। और जब मज़ीद इजाफा होगा तो ज़ाहिर बात है वो फट जाते हैं। तो यही रिलेशन आप डेली रूटीन से भी देख सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम में इजाफा होगा। हमें ये किसने कहा? चार्ल्स लॉ ने कहा है। यहाँ पर अगर आप प्रोपोर्शनल साइन को जिसमें यहाँ पर ख़त्म करें तो ये हो जाएगा K और यहाँ हमारे पास आ जाएगा T। इसको थोड़ा से अगर आप रीअरेंज करें तो V विल बी इक्वल टू डिवाइडेड बाई इक्वल टू T, और यहाँ पर आ जाता है आपके पास कांस्टेंट। तो यहाँ से आप एक दूसरी डेफिनेशन भी चार्ल्स लॉ की बना सकते हैं खुद से कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर विल बी रिमेन कांस्टेंट एज लॉन्ग एज प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस रिमेन कांस्टेंट। कि इनकी रेशियो भी जो हमारे पास कांस्टेंट रहेगी जब तक कि आपके पास गैस का प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और उसके नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेंगे। इसकी सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक गैस ली हुई है एक कंटेनर के अंदर, तो फॉर एग्ज़ाम्पल उसका वॉल्यूम हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं कि टेम्परेचर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास उसका जो है ना T1 है, और उसका वॉल्यूम फॉर एग्ज़ाम्पल हम समझते हैं कि जी उसका वॉल्यूम जो है ना वो हमारे पास 3 है। ये एक पहली कंडीशन आप कंसिडर कर लें। एक दूसरी कंडीशन आप ऐसे ले लें कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक दूसरा कंटेनर है और उसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उसका टेम्परेचर इससे डबल कर दिया, T2 कर दिया, और वो हमने कर दिया जी फॉर एग्ज़ाम्पल 2 कर दिया है, तो वॉल्यूम में डायरेक्ट बार इजाफा हो जाएगा जी। और वो कितना होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम समझते हैं जी उसके वॉल्यूम में इजाफा 6 हो गया है, 3 का भी डबल हो चुका है। एक तीसरा कंटेनर भी जो हम एक ऐसा ले लेते हैं और उसके अंदर भी हम इसी किस्म की कंडीशन कर देते हैं कि टेम्परेचर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने उसका इसका भी डबल कर दिया, टेम्परेचर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 4 कर दिया, उससे भी डबल कर दिया है, तो वॉल्यूम में उससे भी ज़्यादा इजाफा होना चाहिए। यहाँ पर 6 था तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हम समझते हैं कि वो 6 का डबल कर लें तो 12 हो जाएगा। इस किस्म की 3 कंडीशंस अगर आप ले लें तो हम वन बाई वन देखते हैं कि क्या वो उनकी जो V/T रेशियो है वो कांस्टेंट निकलती है या नहीं निकलती। सिंपल सी फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपने पढ़ा कि V इज़ इक्वल टू V/T इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल V1 था, उसको आपने 3 ले लिया, तो टेम्परेचर आपने 1 लिया था, इसका आंसर हमारे पास 3 निकल आएगा। सिंपल से इसी तरह अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, ये V1 है, T1 है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने V2 और T2 हम ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल V2 आपने कितना ले रखा है स्टूडेंट्स? V2 आपने ले रखा है जी हमारे पास 6 है, और टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया है 2 तक, तो 2 डिवाइडेड बाई 6 आपके पास आंसर फिर भी 3 निकलता है। और इसी तरह तीसरी कंडीशन भी ले लें, V3 डिवाइडेड बाई T3 ले लें, तो V3 चूँकि हमारे पास कितना निकला है, हमने यहाँ पर
V3 आपके पास कितना है 12 है, तो आप यहाँ पर 12 पुट कर दें। और टेम्परेचर यहाँ पर भी चूँकि आपने उससे भी ज़्यादा कर दिया है, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारे पास 12 डिवाइड बाई 4, तो फिर भी आंसर 3 निकलता है। तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। तो इससे हमने ये नतीजा अख़ज़ किया कि वह टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी उसी मुनासबत से बढ़ेगा। और अगर आप इनकी रेशियो भी ले लें तो उनकी रेशियो भी जो हमारे पास कांस्टेंट ही निकलेगी। यहाँ से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी रेशियो भी हमेशा कांस्टेंट ही रहती है। अगर आप इसको थोड़ा सा ग्राफ के ज़रिए भी लिखना चाहें तो ग्राफ बड़े ज़बरदस्त किस्म के इसके ग्राफ हैं, और मोस्टली इनकी ग्राफ भी याद रहते हैं MCQs के अंदर। तो आप इसको यहाँ से भी इसको क्लिक कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं अगर यहाँ पे साफ़ कर दूँ, उम्मीद आपने इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, नहीं लिया तो फिर भी आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके दोबारा से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इससे अपने तरफ से नोट्स बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर इसको मैं ऐसे ग्राफ से शो कर रहा हूँ, इस किस्म के क्वेश्चन भी आते रहते हैं मोस्टली पेपर्स के अंदर कि आपके पास ऐसे किस्म का एक ग्राफ है, P और T के दरमियान में हमने ले रखा है। और वीडियोज़ के ऊपर अगर मुख्तलिफ़ किस्म के आपके पास राय हो, कमेंट्स हो, जिसमें अगर आप थोड़ा सा अगर आप तेज़ होते हैं, काफ़ी स्टूडेंट ने मुझे कहा है कि सर आप थोड़ा सा स्पीड लगा रहे होते हैं, तो अगर आपको इस किस्म का मसला है या किसी चीज़ में मतलब वीडियोस में किसी किस्म की भी आप काइंडली अच्छे से कमेंट्स कर दिया करें ताकि इसको मैं फ़र्दर और भी इम्प्रूव कर सकूं। किसी मतलब मैं स्पीड में बोल रहा हूं या किसी चीज़ में मसला है या प्रेजेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम है तो लाजमी कमेंट्स करके मुझे बता दिया करें। थैंक यू। अब V और T में हमने जिसमें रिलेशन निकालना है, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि स्टूडेंट्स ये जो चार्ल्स लॉ के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस होते हैं कि चार्ल्स लॉ ने एब्सोल्यूट टेम्परेचर को क्यों लिया, इसके ऊपर डिग्री का निशान क्यों नहीं लगाया जाता, और मसली ये ऐसा क्यों है कि उसने फ़ारेनहाइट में क्यों नहीं लिया, डिग्री सेंटीग्रेड के साथ इसको यहाँ पर टेम्परेचर क्यों नहीं लिया, तो वो इंशाल्लाह मैं अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर आपको इंशाल्लाह एब्सोल्यूट ज़ीरो के अंदर मुकम्मल डिटेल से इंशाल्लाह बता दूँगा। तो यहाँ पर हम V और T के दरमियान ग्राफ ले रहे हैं। और अगर आपको स्टूडेंट्स से एक क्वेश्चन है मेरा कि कभी आपसे ऐसे किस्म के MCQs भी पूछे जा सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल A पॉइंट है और B पॉइंट है, तो यहाँ पर जो है A के ऊपर प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी और B के ऊपर प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी। तो अभी तो मैंने बताया है कि V डिवाइडेड बाई T इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, और यहाँ पर कांस्टेंट आपने क्या लिए हुए थे, नंबर ऑफ़ मोल भी आपने कांस्टेंट लिए हुए हैं इस लॉ के अंदर, और आपने P को भी जो हमारे पास कांस्टेंट लिया हुआ है। और अभी मैंने आपको MCQs के ज़र करके आपको एक कुछ क्वेश्चन करके दिए, तो सबका वैल्यू चूँकि 3 ही आ रहा था। तो जो ये जो एक हमारे पास एक आपको ये ग्राफ नज़र आ रहा है स्ट्रेट लाइन, तो जस्ट ये सिर्फ सिंगल प्रेशर के लिए हमने ली हुई कि यानी यहाँ पर आपने एक ख़ास प्रेशर के ऊपर ये लाइंस को, ये ग्राफ को ड्रा किया हुआ होता है। तो यहाँ पर अगर जितने भी पॉइंट्स होंगे तो सबकी जो प्रेशर होगी, वैल्यूज़ होगी, वो कांस्टेंट कंसीडर होगी। हमारे पास यहाँ पर भी वैल्यू 3 ही होगी, यहाँ पर भी 3 होगी, जैसे अभी मैंने आपको एक्सपेरिमेंट के अंदर क्लियर करके दिया है कि स्लोप जो होता है जो ये सब के लिए कांस्टेंट होता है एक ही लाइन के ऊपर। स्लोप क्या होता है, मोस्टली स्लोप हमारे पास इस किस्म का अगर आप बनाएं कि उसके लिए हम टेंजेंट 3 होता है। ये अगर आपके पास यहाँ पर V की वैल्यू है और यहाँ पर हमारे पास T की वैल्यू है, तो यहाँ पर अभी आपने कहा कि V बटा T की वैल्यू अभी आपने जो निकाली थी वो 3 ही आ रही थी सबके लिए। तो वो सबके लिए ठीक है, टेम्परेचर में भी चेंज आ रहा था, वॉल्यूम में भी चेंज आ रहा था, कभी 3 से 12 और 12 तक चली गई है, लेकिन ओवरऑल उसका रिजल्ट हमारे पास 3 ही निकल रहा था। तो स्लोप सबके लिए जो हमारे पास कांस्टेंट ही रहता है। मैं मज़ीद इसकी काफ़ी डीप में डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपने फ़ौरन टिक करना होता है MCQs के मुतालिक। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए कि अगर आपके पास इस का एक ग्राफ दिया जाए और उसके ऊपर पॉइंट्स दिए जाएं कि कौन से पॉइंट्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो किसके ऊपर भी प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा, प्रेशर सबके लिए कांस्टेंट होगा, और स्लोप चूँकि कांस्टेंट रहता है तो वैल्यूज़ कांस्टेंट ही रहती हैं। इसके अलावा एक दूसरा ग्राफ इस किस्म का भी आ सकता है, और ये अक्सर आता रहता है कि अगर आपके पास इस किस्म का यहाँ पर टेम्परेचर है और यहाँ पर वॉल्यूम की वैल्यू दे रखी है, तो मोस्टली अगर यहाँ पर हम 3-4 किस्म की भी आपके पास इस किस्म के ग्राफ हों स्टूडेंट्स के, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक ग्राफ ये है जिसको आप P1 लिख लें, ये P2 है, ये P3 है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल P4 है। तो मैं पूछ सकता हूँ कि क्या आप बता सकते हैं कि कौन से पॉइंट पर जो है ना प्रेशर ज़्यादा होगा, यानी इस ग्राफ में प्रेशर सबसे ज़्यादा
कौन सा किसका होगा, P4 का होगा, P3 का होगा, P2 का होगा या P1 का होगा। तो प्रेशर किसका होगा डियर स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा सोचें कैसे होगा। अब ये इसका हम कैसे आंसर निकालेंगे स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में हमने बॉयल नाम में पढ़ा है कि वॉल्यूम और प्रेशर में इन्वर्स रिलेशन होता है, पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो प्रेशर जितना ज़्यादा होगा वॉल्यूम की वैल्यू उतनी ही कम होगी स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर अगर आप इसको यहाँ से देखें तो यहाँ पर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसके लिए अगर आप यहाँ पर ड्रा करें तो इसके लिए तो वॉल्यूम में ये है, इसकी वैल्यू ये है P4 के लिए। इसी तरह इसको अगर आप इसके लिए वैल्यू ये निकलेगी, इसके लिए वैल्यू ये निकलेगी, इसके लिए वैल्यू ये निकलेगी। तो वॉल्यूम में इस तरफ से इजाफा हो रहा है। तो जहाँ पर वॉल्यूम में जहाँ पर सबसे कम वॉल्यूम होगा, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा, तो जितना वॉल्यूम कम होगा आप डायरेक्टली समझ जाए कि उसका प्रेशर ज़्यादा होगा। तो P4 जो है हमारे पास प्रेशर सबसे ज़्यादा P4 का होगा, उसके बाद P3 का होगा, उसके बाद फिर P2 का होगा, P1 का होगा। यानी अगर आप इसमें लिखना चाहें तो प्रेशर सबसे पहले सबसे ज़्यादा किसका होगा, P4 का। नेक्स्ट उसके बाद प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, P3 का। और नेक्स्ट जो है हमारे पास प्रेशर उसके ज़्यादा फिर P2 का, और नेक्स्ट फिर आखिर में प्रेशर, यानी सबसे कम प्रेशर किस चीज़ पे होगा, P1 पे होगा, और सबसे ज़्यादा प्रेशर P4 वाले पे होगा। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही इंशाल्लाह। इसके अलावा एक इक्वेशन हम अक्सर दूसरी लिखते रहते हैं, वो भी आपको बताता चलूँ कि जैसे मैंने बताया कि V1 और T1 की वैल्यू भी 3 निकली, फिर हमने V2 और T2 की वैल्यू भी 3 आंसर निकला। इसी तरह एक दूसरी V3 एंड T3 के ऊपर भी वैल्यू हमारे पास 3 ही निकली। तो इससे एक नतीजा अखज़ होता है जो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास इस किस्म की एक इक्वेशन निकल दी है कि V1 डिवाइडेड बाई T1 इज़ इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2। तो इससे ये भी हमारे पास, अगर आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म की इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप हल कर सकते हैं कि इनकी रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहती है। इसी से हमने यह अखज़ किया। तो V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई T2। तो इस इंशाल्लाह इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हल करेंगे। आज के लिए इतना ही। किसी किस्म का मसला हो, आपको कुछ पूछना हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।